हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 27 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है दिल्ली को लेकर। तो दिल्ली में चूंकि अभी नई सरकार बन गई है, अब नई सरकार आने के तुरंत बाद सीएजी ने अपनी 14 जो लंबित रिपोर्टें थी, मतलब सीएजी की जो रिपोर्टें थी, वो अब विधानसभा में प्रस्तुत हो गई हैं। तो इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं, सीएजी क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। सीएजी क्या करता है, रिपोर्ट पे बनाता है सरकार ने क्या खर्च किया, कैसे खर्च किया। अब ये रिपोर्टें सरकार के पास, मतलब एक तो संसद के पास जाती हैं, सरकार को दी जाएगी, सरकार संसद में रखवाएगी। दूसरी रिपोर्ट जाती हैं जो राज्यों से संबंधित होती हैं राज्य के पास, और वो राज्य के पास किसे दी जाती हैं, राज्यपाल को। फिर ये सरकार के द्वारा विधानसभा में रखी जाती हैं। ये रिपोर्टें अभी तक आम आदमी पार्टी के द्वारा रखी नहीं गई थी, तो उसी वजह से ये रिपोर्टें अब एक साथ आई हैं सरकार चेंज होने के बाद में। तो आप सरकार के कार्यकाल से जुड़ी 14 जो रिपोर्टें हुई थी, वो अब विधानसभा में प्रस्तुत की जा रही हैं। इनमें केजरीवाल के आवास का नवीनीकरण का खर्च हुआ, शराब आपूर्ति, वायु प्रदूषण, ऐसे कई सारे रिपोर्टें हैं जो अब आ चुकी हैं। क्योंकि सीएजी क्या करता है, आय व्यय देखता है। तो जैसे दिल्ली आबकारी नीति, आबकारी नीति का मतलब होता है क्या, जो शराब वाली नीति थी, तो शराब की नीति जो थी, आबकारी नीति, उससे बताया गया है, सीएजी ने कहा है कि उस नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकार को, जो केजरीवाल नीति लाए थे उसकी वजह से। ऐसे ही आवास, सरकार केजरीवाल का जो आवास था सरकारी, उसका क्या हुआ था, नवीनीकरण हुआ था, इसकी समीक्षा की गई है। साथ ही साथ दिल्ली में शराब आपूर्ति वाला, ये शराब नीति आई थी, उसी से संबंधित आपूर्ति के लिए कुछ क्रियान्वयन से संबंधित कमियां पाई गई हैं। ऐसे ही वायु प्रदूषण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, कितना खर्च हुआ है, ये सारे। साथ ही पर्यावरण, जो परिवहन नीति है, जो वहाँ पे बसें चलती हैं, उनके समक्ष जो रिपोर्ट सीएजी ने प्रस्तुत की थी, उन सब पे आई है रिपोर्ट। तो ये हमने देखा कि सीएजी रिपोर्ट देती है किसे, राज्य को। पर क्या सीएजी सीधे रखवा सकते, नहीं, विधानसभा में रखी जाती है सरकार के द्वारा। केजरीवाल सरकार ने अभी तक रखी नहीं थी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था। तो ये रिपोर्टों बरसों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल जो होते हैं उन्हें सौंप दी गई थी। मतलब अगर प्रोसेस पूछ लिया जाए तो ये पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी जा चुकी थी। लेकिन आम आदमी सरकार, जो आप सरकार है, उन्होंने विधानसभा में इन्हें प्रस्तुत नहीं किया था। सीएजी की रिपोर्ट तभी सार्वजनिक होती हैं जब इन्हें सदन में रखा जाए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आएगी, क्या सीएजी की रिपोर्ट जो होती है, वो रिपोर्ट बनने के बाद तुरंत विधानसभा में या सार्वजनिक करी जा सकती है, नहीं। ऐसे सोचो, ये सरकारी कागजात हैं, सरकारी कागजात सीधे कैसे, मतलब ऐसे आ जाएंगे, मतलब बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं, पहले सदन में रखा जाएगा, बाकायदा प्रोसेस होगी। तो अभी तक ये सदन में नहीं रखे गए थे, इस वजह से ये सार्वजनिक नहीं हुए थे। कोई समय सीमा चूंकि निर्धारित नहीं है, इसी के कारण कई वर्षों से ये रिपोर्टें लंबित थी। तो ये हमने जाना। अब सीएजी की रिपोर्ट के संवैधानिक प्रावधान देखें, क्या सीएजी के प्रावधान है। तो हम पहले सीएजी को थोड़ा हल्के में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मान लो सालों से आपके यहाँ कोई खर्चा चल रहा हो, और वो खर्चे में पैसे कहाँ जा रहे हैं ये ना पता चले, फिर एक दिन कोई आए और वो कहे कि ये पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, तो वो उन्होंने ऑडिट करी है। तो यही ऑडिट का काम कौन करता है, सीएजी, जो हमेशा लेखा जोखा रखते हैं कि कहाँ कितना हो गया है खर्चा। तो ये देखा। तो अकाउंट सुपरवाइजर होते हैं ये, अगर सीएजी कहा जाए तो ये देश के अकाउंट सुपरवाइजर हैं। 148 आर्टिकल जो है वहीं से इनका नियुक्ति की प्रावधान शुरुआत हो जाता है। और ये सीएजी होते हैं वो संसद के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। किसके प्रति, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। जिसके बाद संसद में रिपोर्ट रखी जाती है। क्यों रिपोर्ट रखी जाती है संसद में, क्यों, संसद के प्रति रिपोर्ट। ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, सीधे संसद को नहीं, ये रिपोर्ट अपनी देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सदन में रखवाता है। और ऐसे ही राज्यपाल को दी जाएगी राज्य वाली, और राज्यपाल सदन में रखवाएगा। पर रखती कौन है, सरकार। जैसे कि वहाँ पे केंद्र सरकार है, यहाँ पे राज्य सरकार है। तो ये वाला देखा। सीएजी के काम खर्चे क्या हैं, तो खर्चों का क्या करता है, ऑडिट किया जाता है, मतलब लेखा जोखा रखा जाता है। अब सीएजी वही चीज, मतलब सीएजी वही संस्था है जिन्होंने 2G 3G जो घोटाले हुए थे 2012 के आसपास, वो इन्हीं के द्वारा खुलासा किया गया था। तो ये हमने देखा। 151 आर्टिकल में सीएजी के ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, और राष्ट्रपति इन्हें संसद के समक्ष रखवाता है। ये 151 में बताया गया। सेम चीज़ राज्य के राज्यपाल, जो हमने देख लिया। रिपोर्ट की जांच की प्रक्रिया क्या होती, पहले लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, मतलब जो सीएजी की रिपोर्ट होती है। अब सीएजी ने तो अपनी रिपोर्ट बना दी, फिर क्या हुआ, रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति की। सीएजी ने जो बताया है भ्रष्टाचार हुआ कि रुपए खर्च हुआ इधर, वो उसकी जाँच कौन करेगा, लोक लेखा समिति। सरकार से जवाब मांगती है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, कहती है। अब लोक लेखा समिति कहेगी सरकार से। अब लोक लेखा समिति में लोकसभा
विधानसभा ये सारे सदस्य होते हैं, विधानसभा के नहीं मतलब लोक लेखा समिति में लोकसभा और क्या नाम है राज्यसभा ये सारे सदस्य होते हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के। तो वो क्या करेंगे, जवाब मांगते हैं, और जवाब मांगते हैं इसी एक्शन को क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाता है इन्हीं के द्वारा। तो लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जाँच करती है। सीएजी की सीमाएँ क्या है, कोई कानूनी कार्यवाही का अधिकार नहीं है, इन्हें सीधे रिपोर्ट पेश करते हैं। पर एक अच्छी बात ये हो जाती है जब ये रिपोर्ट आ जाती है सामने, तो इस रिपोर्ट के आधार पर कई NGO या संस्थाएं या विपक्षी पार्टियां वो उस मामले को उठा देते हैं, तो कानूनी कार्रवाई हो जाती है। सीएजी केवल ऑडिट कर सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद सीएजी की जिम्मेदारी है ऑडिट करना, खातों का रखरखाव, पेंशन और ये जितने भी फंड वगैरह होते हैं उन सब का देखरेख करना होता है। क्या क्या करते हैं ये, सरकार के द्वारा जो कानून नियम नीतियां बनाए जा रहे हैं क्या उनका सही से पालन हो रहा है, तो अनुपालन हो पा रहा है, ये वाली चीज़। अगला है प्रदर्शन लेखा परीक्षा, क्या सरकारी योजनाएं कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं, तो ये वाली चीज़ है। अगला है वित्तीय लेखा, वही वाली चीज़ है जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर सरकार की कंपनियां हैं उनका कैसा चल रहा है, घाटे में है फायदे में है, क्या चीज़ें हैं। इसके संवैधानिक प्रावधान हम देख लिया है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति की जाएगी, क्यों, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में इनकी दिया गया है प्रावधान। तो आर्टिकल में तो राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक पदों की नियुक्ति की जाती है। 6 या 65 आयु होता है, हटाया कैसे जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा सेम तरीके से हटाया जाता है सीएजी को। और एक और व्यक्ति है जिसे भी ऐसे ही हटाया जा सकता है, वो कौन सा होता है, हाई कोर्ट का जज। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी सब एक तरह से हटते हैं, उसे क्या कहा जाता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। इसमें क्या हुआ, राज्यसभा के 100 सदस्य, लोकसभा के 50 मतलब राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस प्रस्ताव को स्पीकर स्वीकार करेंगे। अगर वो स्वीकार करेंगे तो 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनेगी, जांच पाई जाती है अगर, उसके बाद ये क्या हो जाए, विशेष बहुमत से पारित करके तब हटाया जाता है। तो ऐसे करके ये हटते हैं। वेतन भत्ते में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और भारत की संचित निधि से इन्हें दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया, सीएजी की रिपोर्ट के बाद विवाद आएंगे ही, विधानसभा में आने के बाद अब सरकार से जवाब मांगा गया है और उसके बाद है नीतिगत फैसलों की अब इसके बाद समीक्षा करी गई है कि जो आम आदमी पार्टी के द्वारा नीतियां बनाई गई थी वो सही थी कि गलत थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएंगे पर ये ऑप्शन वाइज स्टेटमेंट में ये सारे ऑप्शन एक साथ रख सकते हैं। जैसे पूछा जाए सीएजी की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होती है, तो हमें पता होना चाहिए विधानसभा या संसद में रखे जाने के बाद ये सार्वजनिक होती है, एक स्टेटमेंट पूछ सकता है। दूसरा देखा कि समीक्षा कौन करता है, सीएजी ने रिपोर्ट तो दे दी, इसका काम केवल ऑडिट करना है, ऑडिट कर दिया, रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट की समीक्षा कौन करेगा, तो समीक्षा मतलब उसके जांच पड़ताल कौन करेगा, तो लोक लेखा समिति करेगी कि सही है कि नहीं है। सीएजी कितने प्रकार की ऑडिट कर सकता है, तो 3 प्रकार अभी देखा हमने, अनुपालन, प्रदर्शन और वित्तीय ऑडिट कर। अनुपालन नियमों से संबंधित, प्रदर्शन जो सरकार के कामकाज हैं, और वित्तीय ऑडिट मतलब PSU वगैरह कंपनियों के। सीएजी कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है, 6 या 65, ये तो आसान होता है। और सीएजी की रिपोर्ट संसद में कौन प्रस्तुत करता है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ये देखा। अगला है विवाद तमिलनाडु बनाम केंद्र सरकार को लेकर। तो तमिलनाडु केंद्र सरकार का विवाद क्या है कि तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया जा रहा है, जो नई शिक्षा नीति फॉर्मूला लागू नहीं, इस वजह से तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार ने कुछ फंड अभी देरी कर रही है। केंद्र सरकार मतलब उन्हें फंड नहीं दे रही है जो शिक्षा के लिए देना था। अब इस वजह से ये विवाद हो गया है। तो मेन विवाद क्या है हमें वो समझना है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच 3 भाषा फॉर्मूला को लेकर विवाद है। अब 3 भाषा फॉर्मूला क्या है, तो इसे थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं। देश आज़ाद हुआ था 1947 में। भारत आज़ाद हुआ तब देश के सामने एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी कि भाषा की नीति बनाने में पूरे देश को एक कैसे रखा जाए, मतलब एक ऐसी भाषा की नीति बनाई जाए पूरा देश एक रहे। तो अब इसके लिए समस्या थी कि हिंदी को बनाया जाए या इंग्लिश को बनाया जाए या कोई अन्य भाषा जैसे कि तमिल तेलुगु इन्हें बनाया जाए। अब लंबी बहस चली, उसके बाद 3 भाषा फॉर्मूला आया। तो इसे याद रखना है, जो ये विवाद का विषय भी, ये 3 भाषा फॉर्मूला। तो 3 भाषा फॉर्मूला आया, उसके बाद इसमें सुझाया गया कि और यही 3 भाषा फॉर्मूला आज भी हमारे शिक्षा का मेन आधार है। तो 1968 में शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये फॉर्मूला आया था, सबसे पहले 3 भाषा का फॉर्मूला। इसमें यह कहा गया था जैसे एक तो राज्य की मातृभाषा में शिक्षा दी जाए,
तो कौन सी, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, या मातृभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। जैसे तमिलनाडु में क्या तमिल, बंगाल में क्या बंगाली, तो ये वाली मातृभाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा, हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा, दूसरी भाषा और भी हो सकती है। जैसे अब उत्तर भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में क्या हो सकती है, एक क्षेत्रीय भाषा हिंदी हो जाएगी, दूसरा एक अन्य भाषा जो क्षेत्रीय ना हो, मान लो तमिल हो सकती है, तीसरी भाषा इंग्लिश। ये है 3 भाषा फॉर्मूला। अब इसी को उल्टा कर दो, जब तमिलनाडु की बात कर रहे होंगे तो उनकी क्षेत्रीय भाषा तमिल हो जाएगी, तो उनकी भाषा तमिल हो जाएगी। वहाँ पे एक अन्य लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, ये वाली। और तीसरी भाषा कौन सी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। तो ये क्यों, क्योंकि वैश्विक संचार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा। तो ये क्या हो गया, 3 भाषा फॉर्मूला हो गया। तो इसी को लेकर विवाद चलता रहता है। दक्षिण भारत कहते हैं हिंदी थोपी जा रही, उत्तर भारत कह रहे हैं कि दूसरी भाषाओं में मतलब हिंदी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो केंद्र सरकार ने फिर शिक्षा नीति लाई 2020 वाली में, उसमें 3 भाषा फॉर्मूला को लागू नहीं किया गया अभी भी तमिलनाडु में। तो इस वजह से विवाद चल रहा है। तमिलनाडु का ये कहना है हिंदी थोपी जा रही है, और हमें क्या है, तमिल और अंग्रेजी को ही जारी रखना चाहते हैं, हम हिंदी को नहीं रखेंगे, केवल 2 भाषा रखेंगे। तो ये वाला विवाद चल रहा है। तो 1968 से ये फार्मूला स्टार्ट हुआ था। तो बस ये याद रखना, इंदिरा गांधी जब सरकार थी तब ये लागू हुआ था, हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा तो पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये थी। अब इसमें क्या होगा, हिंदी अंग्रेजी चलेगी, एक अपना जो चलती रहेगी लोकल वाली। तो ये है यहाँ पे 68 में, याद रखना, नई शिक्षा नीति जो आई थी, मतलब अब तो पुरानी हो गई, 2020 में अपडेट हो चुकी है। अब भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है तो वो देखते हैं। 343 आर्टिकल ये कहता है संघ की राजभाषा, राजभाषा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा की। ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कैसी, ऑफिशियल है। तो राजभाषा, राजभाषा का मतलब है राज व्यवस्था की भाषा, राज व्यवस्था का मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। तो वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ऐसा कहा गया था। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग कौन सी बोलते हैं, भारत में 45% से ज़्यादा तो हिंदी चलती है। फिर 343 के 1 में कहा गया था देवनागरी, 2 में कहा गया था कि 15 सालों के लिए अंग्रेजी उपयोग करी जाएगी। कितने सालों के लिए, 15, मतलब 1965 तक के आसपास 15 रहेगा, उसके बाद इंग्लिश को ख़त्म कर दिया जाएगा धीमे धीमे, पर वो ऐसा कभी हो नहीं पाया। 44 में कहा गया आधिकारिक भाषा आयोग की सिफारिशों की बात करी गई थी कि एक भाषा आयोग बनाए जाए करेंगे और उनकी सिफारिशें लागू की जाएंगी, 44 में कहा गया। 45 में कहा गया राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। 45 में क्या गया, राज्य अपनी आधिकारिक भाषा, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है, हिंदी है, उर्दू है। तमिलनाडु की कौन सी है, तमिल है। केरल की कौन सी, मलयालम है। तो ये सारी भाषाएं राज्य चुन सकता है 345 के तहत, जबकि 344 में आयोग की बात कही गई थी। 347 ये कहता है राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। तो 347 क्या कहता है, राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। अन्य भाषा को भी राष्ट्रपति दे सकता है, जैसे हिंदी है उत्तर प्रदेश में, पर यहाँ पे हो सकता है बंगाली का कह दे। तो ये वाली चीज़ें हिंदी के विकास और प्रचार के लिए 351 में बात कही गई है। लास्ट जो आर्टिकल है 351 में, मतलब भाषा के संबंध में, उसमें बात कही गई है। अब समग्र शिक्षा और केंद्र सरकार की फंडिंग रोकने का मुद्दा तो यही था ना। तमिलनाडु में फंडिंग केंद्र सरकार ने रोक ली थी, क्यों, क्योंकि 3 फॉर्मूला भाषा वाला उन्होंने लागू नहीं किया, वो 2 को लेकर चल रहे हैं, इंग्लिश और तमिल को। तो शिक्षा क्षेत्र में एकीकृत योजना जैसे 18-19 में बजट में प्रस्तावित किया गया था समग्र शिक्षा अभियान को। तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा योजनाएं सारी शामिल करके एक समग्र शिक्षा अभियान चला दिया गया था। वित्त पोषण कैसे होता है तो यही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार 60 रुपये देगी, राज्य सरकार 40, 60:40 में ये रहता है। केंद्र ने अपना रुपया भी दिया नहीं था तमिलनाडु को, तो ये है। और पूर्वोत्तर हिमालय राज्य जो विशेष राज्य होते हैं उनमें 90-10 दिया जाता है, मतलब केंद्र सरकार पूरा रुपए देती है। विवाद के कारण क्या है, तो विवाद का कारण केंद्र सरकार ने उन राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड जारी करने से इनकार कर दिया है जो पीएम श्री को लागू करने से मना कर दिया। अब प्रधानमंत्री जो श्री योजना है, प्रधानमंत्री श्री योजना के स्कूल खोलने की बात कही जा रही है, वो राज्य जो पीएम श्री स्कूल नहीं खोलेंगे उन्हें फंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। इनमें कौन कौन से हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल। इन्हें याद ही नहीं करना, सब वही राज्य हैं जो कौन से राज्य हैं जहाँ विपक्ष की अभी सरकार है। तो पीएम
पीएम श्री, अब हमें बात आई कि पीएम श्री के तहत सरकार ने रुपए रोका है, तो ये है क्या? तो 2022 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी पीएम श्री स्कूल के लिए। अब दिक्कत क्या है, सरकारें क्यों मना कर रही, विपक्ष की इसमें नाम आ रहा है प्रधानमंत्री, तो उनका कहना है कि मतलब प्रधानमंत्री तो 60% रुपए दे रहे, राज्य भी दे रहा है, तो ये पीएम वाला नाम ना आना चाहिए, तो इस वजह से वो थोड़ा विवाद चल रहा है। तो देश में 14,000, अब इसमें है क्या योजना में 22 के तहत 14,500 स्कूलों को आदर्श विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ सारी सुविधाएं होंगी जितना हो सकता है। अब सबसे टॉप पे कौन सा है, तो अपने यहाँ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाले एरिया हैं जहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश याद रख सकते हैं जो ये यहाँ ज़्यादा है। अब अगला है टी हॉर्स मार्ग, टी हॉर्स मार्ग, चाय घोड़ा मार्ग। अब इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि चाय घोड़ा मार्ग, ये है टी और हॉर्स का जहाँ व्यापार होता था उस एरिया को कहा गया टी हॉर्स रूट। तो भारत और चाइना के बीच प्राचीन ये रूट हुआ करता था। तो अगर इस मैप में देखें तो ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। अब इस नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के इधर कौन सा है, कोलकाता है। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, एक सिल्क रूट हुआ करता था जो हम पढ़ते हैं कुषाणों के समय में, जो एंशिएंट हिस्ट्री में सिल्क रूट बना था, वो भारत के उत्तर वाले हिस्से से निकला था और वो यूरोप तक जाता था। पर जो चाय घोड़ा ये मार्ग है, टी हॉर्स मार्ग है, ये केवल जो भारत का है, ये कोलकाता वाला एरिया था और इसमें कोई एक रूट नहीं था, असल में कई छोटे छोटे रूट थे। देखो इसमें मैप से देखेगा, बर्मा होते हुए कंबोडिया, म्यांमार और ये सारे एरिया से होते हुए ये रूट बना हुआ था। तो अभी क्या हुआ है, अभी इस मार्ग पे चर्चा हुई है, तो चीन के राजदूत ने बयान दिया है, जू फियोंग करके हैं, उनका नाम याद नहीं रखना, उन्होंने टी हॉर्स रूट के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया है। तो पेपर में पूछा जा सकता है ये कहाँ से जाता है, तो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, ये सिक्किम से होते हुए दिख रहा है रूट कलकत्ता तक, और इधर ढाका से होते हुए, इम्फाल से होते हुए मोइलिंग वाला एरिया है, म्यांमार से होते हुए ये वाला एरिया, तो ऐसे ही गया है। लगभग 2000 किलोमीटर का प्राचीन हुआ करता था और ये चाय और तिब्बती घोड़ों के लिए व्यापार हुआ करता। तो नाम क्यों पड़ा इनका, चाय टी, चाइना से ही तो चाय का व्यापार हुआ करता था। और घोड़े कहाँ के फेमस हुआ करते हैं, मंगोलिया के। तो चाइना के ऊपर वाले हिस्से में एक देश है, कौन सा है, मंगोलिया। तो मंगोलिया जो चंगेज़ खां वाला एरिया था, तो मंगोलिया में घोड़े फेमस हुआ करते हैं, तो उन्हीं घोड़ों का व्यापार हुआ करता था और चाय का व्यापार, इसी वजह से इस एरिया को टी हॉर्स रूट कहा जाता। इनका अन्य नाम भी मिलता है इस मार्ग का, चामा डाओ। तो चामा डाओ है इसका नाम, तो चामा चाय से लग रहा है तो चामा। तो ये मार्ग का स्वरूप क्या है, कोई एक सड़क नहीं थी अभी जैसा हमने जाना, क्योंकि इसमें कोई एक सड़क नहीं बनी थी, सिल्क रूट में था पूरा एक। इसमें क्या है, दक्षिण पश्चिम चाइना से भारतीय उपमहाद्वीप तक जाने के लिए कई छोटे रास्तों का एक नेटवर्क था, जिसमें चीन की चाय और तिब्बती घोड़ों के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि तिब्बत वाले एरिया में भी घोड़े वगैरह होते थे। अब यह मार्ग यूनान जो चाइना में एक प्रांत है वहाँ से होते तिब्बत, नेपाल, भारत तक जाता। तो बस इतना याद रखना है, इसमें कोई दूर वाले नहीं है, तिब्बत, नेपाल, भारत, मतलब ये अपना आसपास का एरिया ही है। और यह भारत के कोलकाता तक पहुँचता था, जहाँ से फिर कोलकाता तो चूँकि पोर्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में अपना कोलकाता पोर्ट है, वहाँ से क्या ये विदेशों तक में भी और जगह भेजे जाते थे। तो चाय, वस्त्र, नूडल्स, ये सब चीनी वगैरह का यहाँ व्यापार होता था, औषधि वगैरह का भी। माल ढुलाई के लिए खच्चर घोड़ों का उपयोग किया जाता था। और चाय को कैसे रखा जाता है, जैसे एक ईंट इधर से रख दी, एक ईंट इधर से। अब उस टाइम डब्बे तो हुआ नहीं करते, तो ईंट से दबा के, ईंट के बीच में चाय दबा के रखी जाती थी, ताकि आसानी से एक से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। तो इतिहास में टी हॉर्स रूट की भूमिका क्या है, तो तांग वंश हुआ करता था एक ईस्वी में, जब हर्ष अपने यहाँ हुआ करते थे, तो हर्ष के समय याद रख सकते हैं, हर्ष के समय तांग वंश हुआ करता था चाइना में। और ये पहली बार था जब इस मार्ग का यूज़ किया गया था। फिर आगे सांग वंश आया, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। फिर मिंग जिंग आया वंश, मिंग और जिंग वंश, तो उसने भी बढ़ाया दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ये मार्ग धीमे धीमे समाप्त होता चला गया, क्योंकि चाइना में सरकारें बदली, उन्होंने महत्व नहीं दिया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, चाइना का इतिहास तो पढ़ना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रख सकते कितना पुराना मार्ग है। तो हर्षवर्धन को हम याद रखेंगे, उसी समय तांग वंश हुआ करता था, उनके समय से ये चर्चा में चलता रहा। पतन कैसे हो गया, 1949 में चाइना में पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। तो चाइना में पहले अलग चाइना हुआ करता, मतलब सरकार अलग हुआ करती थी। फिर वहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो कम्युनिस्ट ने अपना नाम रखा पीपल रिपब्लिक चाइना की जो स्थापना हुई, उसके बाद इस मार्ग को कम कर दिया गया था। और माओ त्से तुंग ने भी इसको महत्व नहीं दिया, जो चाइना के बाद के लीडर हुआ करते थे।
अगला है न्यूज़ बीईओ के ई को लेकर, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नाम ही है, एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा दक्षता, तो ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए, दक्ष बनाया जाए, प्रदूषण ना हो, ये सारी चीज़ें इसका यूज़ होता है। तो बीईए के तहत कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्बन बाजार, जो कार्बन मार्केट का मतलब क्या होता है, कार्बन का जो कार्बन होता है उसका लेन देन किया जाता है। जैसे एक कंपनी ने ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर दिया, दूसरे ने कम किया, तो आपस में मार्केट में जो कार्बन मार्केट होता है, तो ये वाली चीज़ आपने इन्वायरमेंट में पढ़ी होगी। अब इसके बाद है कार्बन बाजार के तहत पहला अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि भारत में पहला हो रहा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम क्या है, प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब पर्यावरण से लगेगा सीधा, पर है किससे, ऊर्जा दक्षता से, तो इसका आयोजन किया गया है भारत में। प्रकृति क्या है, तो संक्षिप्त रूप से अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो ये भी आ सकती है प्रकृति, प्रमोटिंग रेजिलियंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव का संक्षिप्त रूप है प्रकृति। उद्देश्य क्या है, यह सम्मेलन भारत में कार्बन क्रेडिट सिस्टम, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। बीईई की विशेषताएं क्या है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ये बना था, तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2001 में बना था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, जिससे ऊर्जा मतलब ऊर्जा को बेहतर तरीके से यूज़ करना, ऊर्जा का बचत हो, दक्षता से उपयोग किया जाए। स्टार लेबलिंग जो देखते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं फ्रिज वगैरह, उन पर स्टार लगे होते हैं, 3 स्टार का है, 4 स्टार का, बिजली उसी अनुसार कम और ज़्यादा खपत करते हैं, तो वो सारी चीज़ों का प्रमाण पत्र भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये सब देखा हमने। ऊर्जा बाजार मतलब भारत में कार्बन बाजार, तो कार्बन बाजार की रूपरेखा तैयार 2023 में करी जा चुकी थी कि कार्बन को क्या करना है, कार्बन मार्केट के रूप में ट्रेड हो। उद्देश्य क्या है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, कार्बन का ट्रेड होगा तो क्या होगा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। अब इसे हल्के में समझ लेते, वैसे हमने एक वीडियो में कल ही डिस्कस किया था, ये कार्बन क्रेडिट या कार्बन बांड मार्केट में होता गया है। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसी के द्वारा ये क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा कार्बन को खरीदना बेचना स्टार्ट किया। कैसे, हर एक चीज़ को एक लिमिट दे दी जाएगी। एक कंपनी कहेगी, एक कंपनी को मान लो 100 कह दिया गया, 100 यूनिट कार्बन उत्सर्जित कर सकते हो, इससे भी क्या 100 करो। अब इसने 120 किया, कल भी हमने इसी एग्जाम्पल से देखा था, इन्होंने 80 किया मान लो। अब होगा क्या, इन्होंने कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित किया है, अब सरकार कहेगी पेनल्टी दो, पर सरकार पेनल्टी लगाने से अच्छा सरकार एक इनिशिएटिव लेती है ताकि ये खुद ही अच्छा करें। तो चूंकि दूसरी कंपनी ने कम उत्सर्जित किया है तो इसके पास 20 क्रेडिट बचे हैं, वो इसे बेच देंगे, इन्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा, रुपए मिल जाएगा। दूसरा इन्हें क्या फ़ायदा, ये और मोटिवेटेड होंगे कि अगली बार 30 बचा के रखेंगे तो हम बेच सकते हैं, तो उससे बहुत रुपए भी मिल जाएगा। इन्हें क्या फ़ायदा हुआ, ज़्यादा मतलब एक सरकारी उलझन में नहीं पड़े और आराम से खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कार्बन मार्केट में। उसके बाद है स्वायत्त पहल, सरकार ई मार्केट प्लस जैम योजना, तो हम जानते हैं सरकार का होता है जैम योजना, तो यहाँ पे महिला उद्यमी, स्टार्टअप और इन सब लोगों के लिए जैम ई मार्केट प्लस होता है। जैसे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं, वैसे ही सरकार को मान लो कुर्सी की ज़रूरत हो, आज चेयर की ज़रूरत हो, ऑफिस में पंखे की ज़रूरत हो, अब वो कहाँ से खरीदेंगे, तो सरकार टेंडर निकालती ई मार्केट प्लस पे। तो ये तो स्वामित्व, वो स्वायत्त है, स्वायत्त पहल सरकारी ई मार्केट प्लस पर स्टार्टअप के लिए मौका। तो स्वायत्त क्या है, सरकारी ई मार्केट प्लस जिसे कहते हैं जैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जैम पर स्वायत्त पहल के 6 साल पूरे हो गए हैं। यह प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों को ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदने और सेवाओं के लिए मदद करता है। अब समझ में आया होगा, जैसे कि मान लो एक ऑफिस ने टेंडर निकाला, हमारे यहाँ भाई ये इतने कंप्यूटर चाहिए, अब ऐसे जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा कि खरीद लिए। अब यहाँ पे टेंडर में सारे कंपनी वाले जो होंगे वो अपना अपना रुपए बताएंगे, इतने में पहुँचाएंगे, इतने में पहुँचाएंगे, फिर जो सरकार को सही लगेगा, जो सबसे प्रॉफिट वाला होगा उसी को दे दिया जाएगा। तो स्वायत्त का पूरा नाम क्या है, स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये सब क्या हो रहा है, ई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भ्रष्टाचार कम होता है। तो स्टार्टअप वुमेन यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन इनिशिएटिव है। स्वायत्त की महत्वपूर्ण पहलें कौन सी है, स्टार्टअप रनवे, नवाचार आधारित स्टार्टअप को सरकारी खरीद तक पहुंचान मिलती है। अब सोचो किसी ने नया स्टार्टअप बनाया, सरकार को आसानी से बेच सकता है चीज़ें। और वुमेनिया शॉर्ट फ्रंट, महिला उद्यमियों को, वुमेनिया मतलब महिला उद्यमियों को सरकारी खरीदने से जोड़ना है। महिलाएं जो होंगी वो बेच सकती हैं यहाँ पे अपना जो उनकी कंपनी वगैरह के प्रोडक्ट वगैरह होंगे। ऐसे ही जैम से अब तक लाखों MSME स्टार्टअप उद्यमियों को फ़ायदा भी हुआ है इससे। अगला है
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बस इतना याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इस बार मतलब इसमें बताया गया है कि विश्व में 40% लोग ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर मातृभाषा में दी जाए बच्चों को शिक्षा तो ज़्यादा बेहतर है। तो 40% लोग हैं मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। भारत की स्थिति तो भारत में 22 तो अनुसूचित भाषाएं मतलब जो संविधान में, उसके बाद है अगर हम बोलियां वगैरह करते तो 2000 के आसपास आ जाएं, पर अगर हम मातृभाषाएं वगैरह मतलब जितनी बोली जितनी सब ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाएंगे, 19,500 से अधिक मातृभाषाएं बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में, वो भारत में। अब सोचो भारत में अगर इतनी बोली जाएंगी भाषाएं, मातृभाषाएं, तो क्या शिक्षा मिल पा रही बच्चों को मातृभाषाओं में? तो नहीं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। तो ये देखा हमने। इससे संबंधित अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले 2-3 आर्टिकल देखे उनसे संबंधित ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद है एल्गी ब्लूम। अब एल्गी ब्लूम क्या होता है? शैवाल प्रस्फुटन। तो हालिया में क्यों हुआ है? तो इंग्लैंड में जो लंदन है वहाँ पे टेम्स नदी बहती है, उसमें शैवाल प्रस्फुटन एल्गी ब्लूम हुए हैं। तो एल्गी ब्लूम में क्या होता है, जैसे पानी होता है, जो हमने देखा होता है कि एक तालाब है, तालाब के ऊपर एकदम से हरी हरी घास पूरी जमा हो जाए, या नदी की बह रही है, नदी के ऊपर पूरा हरी हरी घास जमा हो जाए, उसे ही कहा जाता है एल्गल ब्लूम। तो ये याद रखना है एल्गल ब्लूम के बारे में। तो एल्गल ब्लूम ताजे, लवड़ी और खारे जल में सूक्ष्म शैवाल होते हैं। शैवाल जैसे बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये होते क्या है? बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वृद्धि हो जाती। अब चूंकि ये पूरे नदी तालाब के ऊपर पूरा ढक देते हैं, तो नीचे जो पानी का पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम, वो पूरा तहस नहस हो जाएगा। क्यों? नीचे ना ऑक्सीजन जाएगा ना कुछ, तो मछलियां मर जाती हैं इससे। तो यही होता है शैवाल प्रस्फुटन। अब अचानक कैसे हो जाता है? तो वर्तमान में ये होता है ज़्यादातर केमिकल और ऐसी चीज़, जैसे खेत में किसी ने खाद लगाई है, वही खाद का पानी कहाँ चला गया? पानी में। अब ये पोषण ज़्यादा कर देगा, तो जो बैक्टीरिया होंगे, घास होगी, वो ज़्यादा उगाएगी ना, तो इस वजह से ये बढ़ जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया, जो नील हरे शैवाल हम पढ़ते हैं, जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन लाने का इन्होंने एक टाइम काम किया था, तो साइनोबैक्टीरिया जो नील हरे शैवाल होते हैं, आसान भाषा में जो नदी तालाब के ऊपर जो काई सी जमा होती है, वही होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मीठे जल, तालाब और नदियों के ऊपर पाए जाते हैं, कई बार विषैले होते हैं। जैसे गोल्डन एल्गी है, यह मुख्य रूप से समुद्री जल में मिलता है, लेकिन मीठे जल स्रोतों को भी प्रभावित करता है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, हालांकि वो क्या करते हैं, मनुष्यों को तो प्रभावित नहीं करते हैं, पर और उनके प्रभाव होते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जलीय जीवों में संकट आ जाएगा। तो सोचो एक तालाब है, अब उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर काई जमा हो गई है। अब काई जमा हो गई, नीचे ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है, कचरा ज़्यादा जमा होता चला जा रहा है। काई अब वो सड़ेगा, गलेगा उसी में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं उन्हें पचाने के लिए, खाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो वो ऑक्सीजन से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, बीओडी क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम, तो पूरा जो जल होगा वो खराब हो जाएगा, तो वो जल विषैला टाइप का बन जाएगा। कुछ शैवाल विषैले भी होते हैं जो मानव स्वास्थ्य को भी हानिकारक पहुंचाते हैं, और ये सारी चीज़ों से मछली पालन, पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुँचता है। तो बायोडाइवर्सिटी लीक में क्या है, तो इसमें ही अभी जैव विविधता की हानि हो रही है। जैव विविधता रिसाव तब होता है, ये आ जाए जैव विविधता रिसाव, तो जैव विविधता रिसाव तब होता है जब एक क्षेत्र में लागू की गई संरक्षण या पर्यावरण नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्र की जैव विविधता को हानि पहुंचा रही हैं। तो एक क्षेत्र में संरक्षण किया गया पर दूसरे में हानि हो रही है उसकी वजह से। जैसे कि मान लो एक एरिया दे दिया, अब इस एरिया में कहा गया कि संरक्षण करना चाहिए हमें, खूब बढ़िया संरक्षण किया जाए, कोई नहीं जाएगा ना कुछ होगा। अब उसके पास वाले एरिया में संरक्षण जहाँ नहीं था, अब वहाँ पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? यहाँ पे भी जाने से लोगों को रोका जा रहा है, और यहाँ पे जाना कोई खतरनाक, मतलब ऐसा कोई समस्या भी नहीं थी। और अगर एक एरिया को संरक्षित किया जा रहा है तो दूसरे एरिया के जीव भी तो प्रभावित होंगे ना। मान लो यहाँ फेंसिंग कर दी गई है, मतलब चारों तरफ तार वगैरह लगा दे, कोई जा नहीं सकता है, जीव तो एक से दूसरी जगह जाएंगे ही ना। तो ये सारी चीज़ें, तो रिसाव के प्रभाव, तो जैव विविधता में गिरावट आती है, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा होता है। तो ये अगर यूरोप में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण अब दक्षिण अमेरिका की कटाई, तो दूसरा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। जैसे यूरोप में क्या कर दिया गया है, वनों की कटाई नहीं होती यूरोप में, अब लकड़ी तो लानी पड़ेगी, तो दक्षिण अमेरिका मतलब ब्राज़ील वाले एरिया के तो तैयार ही रहते हैं हमेशा वन काटने के लिए, तो दक्षिण अमेरिका में वन की कटाई बढ़ गई है। अब बात तो वही है ना, पर्यावरण तो नुकसान पूरे वर्ल्ड का ही होगा।
अगला है सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। तो सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट क्या है, तो सोचो अगर एक टाइम ऐसा आ जाए पृथ्वी पे कि सारे क्या हो, जो कोई ऐसी आपदा आ जाए, मान लो भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए और ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं पूरा दुनिया की, तो अनाज कहाँ से आएगा। तो इसीलिए सरकार मतलब सरकारों ने सबने मिलके क्या किया है, एक सॉलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट बना दिया। ये कैसा दिखता है, ये है ये वाला वॉल्ट। अब ये है कहाँ, ये नॉर्वे के उत्तरी वाले हिस्से में है, यहाँ पे ये है नॉर्वे में, मतलब ये आर्कटिक सर्कल है, ये बिल्कुल ध्रुव की तरफ है सॉलवर्ड करके। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक चैम्बर है, यहाँ पे दुनिया से हर एक फसल के बीज ला के रख दिए गए हैं कुछ कुछ मात्रा में, ताकि अगर वर्ल्ड में कभी ऐसी एक समस्या आ जाए कि एकदम से अनाज समाप्त हो जाए, एकदम से अनाज समाप्त हो जाए, मतलब आपदा आ सकती है ना, जैसे कोई एपोकैलिप्स दुर्घटना हो जाती है पूरी दुनिया में, तो वो बीज फसल ख़त्म हो जाएगी। वो फसल ख़त्म होने से बचाने के लिए उसके एक एक कुछ कुछ हिस्से बीज के यहाँ रख दिए जाते हैं। अब यहाँ रखने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये इतने उत्तरी एरिया में है कि यहाँ पे उन्हें टेम्परेचर माइनस पर रखना आसान है, क्योंकि यहाँ पे अलग से फ्रिज तो यूज़ करना नहीं, तो केवल एक चैम्बर बना दिया गया और यहाँ पे -18 में टेम्परेचर पर इन्हें संग्रहित कर दिया गया है माइनस में। तो ये हमेशा साल दर साल रहेंगे। तो अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं, 14,000 से ज़्यादा नए बीजों को इस एरिया में रखा गया। इसे क्या कहा जाता है, आर्कटिक डूम्सडे सील्ड वॉल्ट। तो डूम्सडे मतलब प्रलय का दिन, तो उस दिन ये काम आएंगे जब प्रलय वगैरह ऐसी चीज़ें, तो रख दिए गए हैं यहाँ पे। तो यह वैश्विक बीज भंडार है जब विश्व खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अब जैसे भारत में गेहूँ होता है, चावल होते हैं, ये सारी चीज़ें भी उनकी कई प्रजातियाँ होती हैं, तो सब प्रजातियों के कुछ कुछ बीज यहाँ पर रख दिए जाएंगे, ताकि अगर कभी ख़त्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो वो हम वहाँ से देख सकते हैं। कहाँ पे, नॉर्वे का ये आइलैंड है, सॉलवर्ड द्वीप समूह नॉर्वे सरकार का है। तो ये हमने देख लिया, नॉर्वे वैसे जो कंट्री है वो तो ये है, तो नॉर्वे इधर, पर ये सॉलवर्ड ऊपर की तरफ मिलेगा। तो बाकी हमने सारे देख लिए। -18 पे ये रहता है। जैसे सीरिया युद्ध के दौरान नष्ट हुए बीजों को इसी वॉल्ट से पुनः प्राप्त किया गया था। सीरिया में युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे जो उनकी लोकल फसलें थी वो समाप्त हो गई थी। अब हुआ क्या, फिर यहाँ से ले जाए गए थे और फिर से स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में ये मदद करता है। अब इनसे संबंधित एक दो प्रश्न हैं जो अभी हमने ये देखे, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगला है टाइम यूज़ सर्वे। तो नाम ये टाइम यूज़, जैसे जब हम यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पर आजकल एक ऑप्शन आता है कि हम कितने घंटे स्क्रीन पर रहे हैं, कितने घंटे यूट्यूब चलाए, तो ये सारी चीज़ें, तो वही चीज़ टाइम यूज सर्वे। ये एक एनएसओ का बस डाटा है, एनएसओ मतलब सरकार का जो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये ऑफिस, उसका ये डाटा है टाइम यूज सर्वे। ये बताता है, ये दूसरा इसका संस्करण है, मतलब पहले एक आ चुका था, ये बताता है कि लोग दैनिक समय का कितना उपयोग कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक नीतियों को साकार, मतलब इससे कितना उपयोग कहाँ कर रहे हैं। तो टाइम यूज़ सर्वे है ना, व्यक्ति कितना कहाँ पे टाइम यूज़ कर रहा है। तो 2019 में भारत में ये स्टार्ट हुआ था पहल। इसमें क्या होता है, पुरुष महिलाएं जो हैं वो अपने समय का यूज़ कैसे कर रही हैं, मतलब कहाँ कर रही हैं। तो ये इसमें जैसे घरेलू कार्य में कोई कर रहा है, या फिर मान लो कोई शिक्षा में कर रहा है, कोई मनोरंजन में कर रहा है, तो कहाँ कर रहे हैं। तो यही है टाइम यूज़ सर्वे। किसने, एनएसओ ने निकाला है, 2019 में था, अब दूसरा वाला आ गया है। उद्देश्य क्या, जनता की गतिविधियों पर समय को मापना है। तो यहाँ पे वैतनिक कार्य कर रहे हैं, अवैतनिक कार्य कर रहे हैं, पुरुष और महिलाओं की भागीदारी क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। अब इसमें मुख्य निष्कर्ष हैं, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, इसमें बताया गया है। जनसंचार माध्यम खेलकूद में भी बढ़ा है। देखभाल संबंधित गतिविधि को मान्यता ज़्यादा मिली है। नीति निर्माण में महत्व, तो ये सारे इसमें मतलब डाटा बताए गए हैं। अगला है स्पीयर एक्स। तो स्पीयर एक्स करके है स्पीयर। अब स्पीयर, फोटो स्पीयर है, स्थेनोस्फीयर ऐसे हम पढ़ते हैं, तो उससे याद कर लेना, जो ये स्पीयर और ये एक्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये नासा का एक टेलीस्कोप है। नासा का क्या है, तो नासा स्पीयर का मतलब है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑफ फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, अप्रोच री आयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो अगर हमें मान लो जानना हो कि ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम कैसे जान सकते हैं, तो नासा क्या यही स्पेयर एक्स है, ये बता सकता है। तो ये अंतरिक्ष में एक दूरबीन है जो लॉन्च हो रही है 2025 में, तो ये क्या है, हो गई है मतलब, तो ये दूरबीन की तरह काम करेगा, एक दूरबीन की तरह। ये क्या करेगा, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ है, आकाशगंगा का जो गैलेक्सी है उनका निर्माण कैसे हुआ है, मूलभूत तत्व जो हैं, जो गॉड पार्टिकल्स वगैरह हैं, तो मूलभूत तत्वों को समझने में इससे योगदान मिलेगा। तो जो बिग बैंग हुआ था, ये क्या करेगा, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो बिग बैंग हुआ था, उस बिग बैंग के बाद जो प्रकाश पैटर्न उनका स्टडी करेगा, आकाशगंगाओं को खोजेगा, सारी चीज़ें ये काम करेगा।
हर 6 महीने में पूरे आकाश का एक स्कैन किया करेगा। ये हर 6 महीने में पूरे आकाश का एक स्कैन करेगा। 96 अलग अलग रंगों में ब्रह्मांड को देखेगा। ये कितने 96 अलग अलग रंगों को देखेगा। और अब बढ़ के जो रंग है, जब ये लॉन्च पहले हो रहा था तो इतने थे 96, अब 102 रंगों में ब्रह्मांड का 3D मानचित्र भी बनाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में, स्पेयर एक्स के बारे में। कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्मिक इन्फ्लेशन तो इसका भी ये देखेगा। तो बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में तेजी से ब्रह्मांड क्या है, फैल ही तो रहा है, इधर उधर दूर दूर जा रहा है ब्रह्मांड। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड बहुत छोटे बिंदु से अचानक अत्यधिक विस्तार हुआ। बिग बैंग में यही तो हुआ था, एक छोटे बिंदु पे इतना घनत्व था, इतना कभी हुआ ही नहीं ना हो सकता है। तो उस घनत्व से के बाद वो पिंड इधर उधर टूटना स्टार्ट हुए बिग बैंग में, तो विस्तार हुआ, जिससे आज ब्रह्मांड का आकार हुआ है। तो यही है कॉस्मिक इन्फ्लेशन अगर पूछा जाए तो, एक बिंदु जिससे अचानक फटने से पूरा ब्रह्मांड बना था। तो ये टेलीस्कोप इसके बारे में, ये दूरबीन देखेगा ये सब के बारे में। इससे संबंधित ये प्रश्न देखना। अगला है, भारत में पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 2025 में तक तैयार हो जाएगी। तो ये बताएगा सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है। तो आज हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों में चिप लगी होती हैं। जैसे हम कोई भी रिमोट यूज़ कर रहे हैं, रिमोट के साथ साथ कोई टीवी है, मोबाइल है, उन सब में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उनमें सेमीकंडक्टर चिप होती है। तो अब भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट है ताइवान, चाइना, कोरिया ऐसे देशों पर। अब हम भारत में क्या कर रहे हैं, ऐसी उत्पादन कर नहीं पा रहे थे। अब सोचो किसी दिन कोई विवाद हो जाए चाइना से, अमेरिका से, तो हम सेमीकंडक्टर चिप के लिए बैठे रहेंगे। और अगर सेमीकंडक्टर चिप नहीं होंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से भारत खुद से निर्माण कर रहा है। तो भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग अभी तक शुरुआती चरण में है। तो स्वदेशी चिप के लिए हम मजबूती से काम कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें इस साल हम शायद पहली चिप बना लेंगे। तो भारत का सेमीकंडक्टर बाजार और चुनौतियाँ, तो 2023 में सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य जो है वो $23 बिलियन है। मतलब हम विदेशों से $23 बिलियन तक का भारत में खपत होती है। 2030 तक 109 हो जाएगा ये बिलियन डॉलर। 13% की वृद्धि इसमें हो रही है, चक्रवृद्धि वाली। मुख्य चुनौतियाँ क्या है? अब सेमीकंडक्टर जो है उसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है पूंजी, इसमें बहुत ज़्यादा आय लगती है। एक और इसमें एक चुनौती होती है कि इसमें हर महीने में, मतलब कुछ समय के बाद चिप का आकार छोटा होता जा रहा है। मतलब चिप के अपडेट होती जाती हैं, चिप में नई तरीके बनती। अब जब तक हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के, मशीन लगा के तैयार करेंगे, तब तक वो वाली चिप आउटडेटेड हो चुकी है कि नई चिप बन जाएगी। तो ये इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उच्च पूंजी होती है इसमें, कुशल कार्यबल चाहिए। हर इंसान तो चिप बना नहीं सकता है, तो कुशल कार्यबल चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता, अब कच्चा माल भारत में जो चिप वाला है वो वैसे ही नहीं मिलता है। अब सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन, वेफर, दुर्लभ गैस और अन्य सामग्री होती हैं जो हमें चाइना, अमेरिका से आयात करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब महत्व क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा अगर इन्हें हम बना सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी तो मजबूत हो गए। सोचो हम अगर अपने कंप्यूटर में चाइना की चिप लगा रहे हैं, अब चाइना को तो पता ही रहेगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा रह सकती हैं। अब उसके बाद है सेमीकॉन इंडिया, जो प्रोग्राम सरकार चला रही है, कौन सा, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, उसके तहत ही सेमीकंडक्टर को लॉन्च करना है। ये सारी चीज़ें अब इससे संबंधित ये कुछ MCQ हैं। अगला है GTRI का टैरिफ्स इन इंडिया रिपोर्ट। तो GTRI का ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, उसने टैरिफ्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। अब इसने रिपोर्ट का मेन मकसद है, तो ट्रंप का वही बात है, ट्रंप आए तब से टैक्स से लेकर हर एक चीज़ में कुछ रोचक हो रहा है रोज। तो अब इस पर रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान का प्रभाव भारत पर बताया गया है। तो हमने देखा कि ये संस्था जो है GTRI क्या करती है, ये पूरे मतलब दुनिया में जो टैक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उनसे जुड़ी रिसर्च करती है। और सरकारों को ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये सारी करके सरकार को सलाह देंगे। तो अभी इसमें भारत के लिए ये सलाह दी गई है इनके द्वारा। तो अब मेन बात है, यहाँ पे एक टर्म आई है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, तो ये वो टैरिफ होता है, जैसे एक देश ने कहा अगर इतना टैक्स तुम हम पे लगाओगे तो उतना ही टैक्स हम लगाएंगे, तो इसे ही कहा जाएगा रेसिप्रोकल टैक्स। तो रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है, व्यापार संतुलन बनाने का हथियार होता है, व्यापार संतुलन। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर कोई देश हमारे प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाएगा तो उतना ही टैक्स हम सेम लगा देंगे। पर असल में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक देश की आय क्षमता दूसरे देश से अलग हो सकती है। अब अमेरिका ज़्यादा टैक्स लगाएगा और अमेरिका पे कोई टैक्स लगाए ज़्यादा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट, ज़्यादा विकसित देश है। पर अगर भारत के प्रोडक्ट पर लगाएगा तो हमारा निर्यात ठप्प हो जाएगा। तो ये वाली एक समस्या चल रही है ऐसे। तो GTRIS की स्थापना हुई थी 2022 में। भारत
भारत और दुनिया के बीच व्यापार नीतियाँ उन सब के बारे में ये देखता है। भारत में आयात निर्यात के संबंध में सुझाव भी ये देता है, जो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह उससे संबंधित भी ये मतलब मदद करता है। तो इस योजना के तहत कौन सा रेसिप्रोकल प्लान के तहत अमेरिका टैरिफ लगाएगा उन देशों पे जिनके साथ व्यापार घाटा अधिक है, और अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ है। ये मतलब अमेरिका के साथ हम भारत हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब हमें फ़ायदा होता है अमेरिका के साथ व्यापार से। तो भारतीय निर्यात पर 2.8% की तुलना में 4.9% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, ट्रंप ने कहा। ये तो कृषि, झींगा, डेयरी मतलब कृषि से संबंधित झींगा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण इन सब उत्पादों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। अब सोचो, कोई चीज़ भारत 90 रुपये की बेच रहा था, यूरोप उसे 95 की बेच रहा था। अब भारत की चीज़ को अमेरिका खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, क्योंकि सस्ती थी। अब ये चीज़ महंगी हो जाएगी, 95 में महंगी हो जाएगी कि नहीं। अब ये महंगी हो जाएगी। अब ये क्यों नहीं यूरोप की महंगी होगी, क्योंकि ट्रंप का कहना है अगर जो देश हम पे टैरिफ नहीं लगाएगा हम उस पर नहीं लगाएंगे। तो मान लो यूरोप ने नहीं लगाया, भारत ने लगा दिया, तो ये भारत की चीज़ महंगी हो जाएगी, तो कोई देश लेगा इसे नहीं, क्योंकि यूरोप में वाला प्रोडक्ट भी उसी रेट पर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर। ऐसे ही जेनरिक दवाएँ, भारत जेनरिक दवाओं पर बहुत निर्यात करता है, मतलब हम जेनरिक जो दवाएँ होती हैं वो बेचते हैं। अब उन पर अगर अतिरिक्त टैक्स लगेगा तो मतलब भारत को समस्या हो जाएगी। ऐसे ही पेट्रोलियम, खनिज, इन सब पे भी हो जाएगा। तो इन्होंने सिफारिश दी है कि एक तो अमेरिका के समक्ष अग्रिम टैरिफ प्रस्तुत करना होगा, मतलब सरकार पहले से ही बात करके रखे, प्राथमिकता देगी, कुछ पे टैरिफ लगाया जाएगा, कुछ पे नहीं लगाया जाएगा। तो ये शून्य के लिए शून्य अपनाना, मतलब जिन प्रोडक्ट पे भारत टैक्स नहीं लगा रहा अमेरिका भी नहीं लगाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। उसके बाद जवाबी उपायों पर विचार करना चाहिए। इनका कहना है कि अगर ज़्यादा टैक्स लगता है तो भारत को जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें चुपचाप उस टैक्स को हम अपना लेंगे। तो अस्वीकार करना चाहिए, चाइना की तरह सख्ती से कदम उठाना चाहिए जैसे चाइना उठाता है। तो वैसे ही व्यापार डेटा की विसंगतियों को हल करना है। व्यापार डेटा की विसंगति का मतलब क्या है कि दिखता तो है कि भारत को प्रॉफिट हो रहा है, पर उतना ही प्रॉफिट अमेरिका को भी हो रहा होता है, टैक्स ज़्यादा लेके या कम लेके। तो वो सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ हैं व्यापार की, उन्हें कम करना है। अब इसके लिए भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, निर्यात प्रभावित होगा, अमेरिका में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। अब सोचो भारत के प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, मतलब भारत के माल के बराबर रेट पे दूसरे देशों के भी मिल रहे होंगे, तो प्रतिस्पर्धा। और व्यापार असंतुलन कम करना है, मतलब भारत का व्यापार संतुलित है अमेरिका के साथ, हम फ़ायदे में, और अगर ये नहीं होता है तो दिक्कत में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़। तो चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बन चुका है, चाइना बन चुका है। और भारत का जो अमेरिका है, अब देखो अभी तक चाइना अमेरिका हुआ करता था, अमेरिका पॉइंट से है, 118.4 है चाइना के साथ और 118.28 है, मतलब पॉइंट से बस चाइना थोड़ा आगे है। अब भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष, मतलब हम सरप्लस में है 36 बिलियन, मतलब 118 का हमारा बिलियन का व्यापार हो रहा है, 36 बिलियन हम प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये वाली चीज़ है इसमें। और अधिशेष हमारा और किसी देश के साथ है तो इंग्लैंड के साथ और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ हम प्लस में रहते हैं। ऐसे ही बेल्जियम, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश के साथ भी हम प्लस में रहते हैं। घाटा किन के साथ होता है व्यापार, मतलब कौन सा देश हमें निर्यात ज़्यादा कर देता है और हम उसे निर्यात नहीं कर पा रहे, हम आयात ही करते रहते, जैसा कि चाइना से। तो चाइना के साथ हमारा घाटा 85 बिलियन का है, और रसिया, कोरिया, इन सब के साथ हमारा घाटा है। तो चाइना, रसिया और कोरिया के साथ हमारा घाटा है। अब जो भारत प्रमुख आयात करता है, क्या आयात करते हैं, तो वही चीज़ है, हम सबसे ज़्यादा तेल आयात करते हैं, तो आधा तो हमारा तेल में ही आ जाता है। तेल के बाद कीमती पत्थर वगैरह, बाकी और भी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें। उसके बाद अमेरिका से प्रमुख निर्यात क्या करते हैं, भारत से अमेरिका को क्या सबसे ज़्यादा जाता है, तो इंजीनियरिंग वस्तु सबसे ज़्यादा जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, रत्न, आभूषण, मतलब इंजीनियर, अपने यहाँ इंजीनियर भी तो काम करने वहाँ जाते हैं, तो इंजीनियरिंग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ये ज़्यादा जाते हैं भारत से अमेरिका में। उच्च टैरिफ के प्रभाव ये सारे हमने देख ही लिए, जो प्रभाव होंगे। अब भारत इनमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, अमेरिकी वस्तुओं पर कम शुल्क का भारतीय उपभोक्ताओं को भी तो फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि अब अमेरिका अगर कहेगा कि टैक्स कम कर लो तो भारत भी तो कहेगा आप भी टैक्स कम कर लो, तो हमें सस्ते प्रोडक्ट अमेरिका के मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जोखिम क्या है, भारतीय कृषि और विनिर्माण पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर, फिशरीज़ के भेजते हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही कपड़ा, ऑटोमोबाइल, ये तो ये हमने देखा 27 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।